नमस्कार मित्रों, आप सबका पुनः स्वागत है हमारे चैनल टेक्स्ट बुक्स मेड इजी पर। और हमारी एनसीईआरटी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र भाग से पहला पाठ भारतीय संविधान पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस पाठ से संबंधित आपकी सभी प्रकार की शंकाएं समाप्त हो जाए। तो अब हम हमारी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। भारत के संविधान पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम यह बात पर चर्चा करेंगे कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता, ज़रूरत क्यों पड़ती है। संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को देश कैसे प्राप्त करेगा, उनकी पूर्ति कैसे करेगा, इसका वर्णन होता है। हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस समय हमारे देश में नागरिकों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। उस समय के जो हमारे देश के नेता थे, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ आदर्श रखे और उन आदर्शों को पूर्ति करने वाले, उन आदर्शों को प्राप्त करने वाले दस्तावेज को बनाया। उस दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। इन आदर्शों के अनुसार हमारे देश के नागरिक अपने सपनों के अनुसार अपने देश की रचना करना चाहते थे और वह सपने ऐसे थे जिनसे सारे देश के नागरिक सहमत थे। तो ऐसे आदर्श जिनसे सभी सहमत हों, उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए देश में संविधान आवश्यक है। आज़ादी से पूर्व हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था और उस समय जिस पद्धति से या तरीके से अंग्रेज़ हमारे देश को चलाते थे, उससे हमारे देश के नागरिक तथा उस समय के नेतागण खुश नहीं थे। तो इसीलिए हमारे देश को चलाने की पद्धति के रूप में हमारे देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए आज़ादी के बाद, उन सभी आदर्शों को, उन सभी तरीकों को संविधान में सूत्रबद्ध किया गया है। इसलिए संविधान आवश्यक है। वह आदर्श जिन पर सभी की साझा सोच होती है, जिन पर देश को आगे बढ़ाना है, देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए या कोई और तरीका होना चाहिए, तो इन सब पर चर्चा हुई और भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने एक लोकतांत्रिक रास्ता चुना। इसका भी हमारे संविधान में वर्णन है। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करा, हमारे नेताओं को आशंका थी कि हमारे देश में भी आज़ादी के बाद ऐसा दुरुपयोग ना हो जाए। तो इसी कारण उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान किए कि किसी भी प्रकार का सत्ता का दुरुपयोग ना हो पाए। जिस प्रकार सुरेश, जो कि कक्षा का मॉनिटर था, उसके पास ताकत थी तो उसने अपनी ताकतों का दुरुपयोग किया। इस उदाहरण से हमें यह समझाया गया है कि सत्ता पक्ष या नेतागण अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करे। यह भी एक कारण है कि हमें संविधान चाहिए या किसी भी देश में संविधान होना चाहिए। इसके कारण ही संविधान बहुत ज़रूरी है तथा आवश्यक है।
सत्ता के दुरुपयोग से लोग, नेता, ताकतवर समूह मनमानेपन का व्यवहार ना करें, इसको रोकने के लिए ही संविधान की अत्यंत आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। और भेदभाव किस प्रकार के? नस्ल के आधार पर, अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति दिखता है, उसके नयन नक्श कैसे हैं, उसके चमड़ी का रंग कैसा है, गोरे और काले का भेदभाव, इस प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। लिंग के आधार पर हमारे समाज में कोई भेदभाव ना हो। लिंग के आधार पर भेदभाव का अर्थ होता है कि पुरुष और महिला के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। जन्म के स्थान पर भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर जन्मा हो, वह बराबर है, कहीं पे भी जाकर वो कार्य कर सकता है, कहीं पे भी जाकर वो रह सकता है। अर्थात इसका आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति का भारत में किसी भी स्थान पर जन्म हो तो जन्म के स्थान के आधार पर भारत में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर व्यक्ति का कोई भी धर्म हो, सारे धर्मों को भारतवर्ष में बराबर माना गया है। ये सारे वह उद्देश्य है जो हमारे राजनेताओं ने चुने, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे संविधान का निर्माण किया गया, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही संविधान आवश्यक है। हमारे देश में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ये मौलिक अधिकार 6 है और इन मौलिक अधिकारों को सरकार पर यह बाध्यता की गई है कि किसी भी कारण से मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि समाज में बहुत सारे ताकतवर समूह हैं और समाज के कुछ हिस्से कमज़ोर भी हैं। उन कमज़ोर लोगों पर समाज के ताकतवर समूह दबाव डालकर या किसी भी प्रकार का उनका दमन ना कर सके, इसलिए समाज में संविधान की आवश्यकता है। अपनी ताकत का उनके ऊपर जोर जबरदस्ती से इस्तेमाल ना करें। भारत का संविधान, भारत के नेताओं का यह विचार था कि भारत में ऐसा संविधान बने जहां पर ताकतवर भी समान हो और कमज़ोर भी समान हो। आप जानते ही होंगे कि शेर कितना ताकतवर होता है तथा बकरी बिल्कुल कमज़ोर होती है, और शेर जब चाहे बकरी का शिकार कर सकता है। परंतु भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान है कि ताकतवर और कमज़ोर दोनों बराबर माने गए हैं। ना कोई व्यक्ति ताकतवर है और ना कोई व्यक्ति कमज़ोर है। और इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए, इस समानता को लाने के लिए हमें संविधान की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। कक्षा में कौन सा खेल खेलेंगे, इस पर चुनाव कराया गया था। तो लड़कों की अधिक संख्या होने के कारण हमेशा कक्षा में लड़कों की ही बात मानी जाती थी और लड़कियों की कम संख्या होने के कारण उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती थी। अब इस उदाहरण से आप एक बहुत बड़ी बात को समझने जा रहे हैं। मतलब कि अगर हमारे जनसंख्या में किसी समूह की जनसंख्या अधिक हो तो क्या उनकी गलत बात ही मानी जाएगी या क्या उनकी सारी बातें मानी जाएगी? और जिस समूह की संख्या कम है, क्या उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी? अब जब समाज में ऐसा होता है कि हमेशा चाहे गलत हो चाहे सही हो, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है, उन्हीं की बात मानी जाए, तो इससे क्या होता है? इससे बहुमत की निरंकुशता
पैदा होती है। अब बहुमत की संख्या अधिक होने से बहुमत की निरंकुशता पैदा होती है, उत्पन्न होती है। और बहुमत की निरंकुशता से क्या होता है, कई बार वह समूह जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वह कम जनसंख्या वाले समूह के अधिकारों के विषय में नहीं सोचता और कम जनसंख्या वाले लोगों पर बहुमत वाले लोग अपने जो निर्णय है वो थोप देते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को भी हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच लिया था और ऐसी स्थिति में हमारे देश की जो राज व्यवस्था है वो ना पड़ जाए या ऐसी स्थिति हमारे देश में उत्पन्न ना हो जाए, तो उसके लिए भी उन्होंने हमारे संविधान में प्रावधान किए हैं। और बहुमत की निरंकुशता को रोकने के लिए ही संविधान की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। समाज के वह हिस्से जिनकी जनसंख्या कम होती है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है और समाज में कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है, उनको बहुसंख्यक कहा जाता है। तो बहुसंख्यक लोग हमेशा अपनी राय अल्पसंख्यकों के ऊपर ना थोपे और अल्पसंख्यकों को ऐसा ना लगे कि हमारे विषय में तो यहाँ कोई सोचता ही नहीं, उनके मन में बेगानेपन का एहसास ना आए। इस भावना को रोकने के लिए ही संविधान में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को बराबर का दर्जा दिया गया है। बहुसंख्यक समाज ऐसे नियम कानून, ऐसे बदलाव नहीं कर सकते जो अल्पसंख्यक समाज के हितों में या जो अल्पसंख्यक समाज के हितों के विपरीत जाए। संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि कोई भी समूह हो, वह समूह के अंदर कुछ लोग जिनका दबदबा होता है, वर्चस्व होता है, वह उस समूह के जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको ना दबाए, उनके ऊपर मनमानी ना करे, जैसे पुरुष महिलाओं के ऊपर करते हैं या फिर जाति व्यवस्था के अंतर्गत उच्च जाति के लोग नीची कही जाने वाली जातियों पर अत्याचार करते हैं, छुआछूत का व्यवहार करते हैं। और ये तो किसी समूह के भीतर का जो उस समूह के अंदर जो दबदबा वर्चस्व होता है उसका उदाहरण। अब मैं आपको दो समूहों के आपस में जो दबदबा या वर्चस्व होता है उसमें आबादी का एक हिस्सा किसी दूसरे समूह के हिस्से को दबा के रखता है। ये धर्म के आधार पर भी हो सकता है या किसी अन्य विभिन्नता के आधार पर भी हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए भी हमें संविधान आवश्यक है। संविधान हमें इन परिस्थितियों में पहुंचने से रोकता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने से उनको रोकता है। यदि इस प्रकार की परिस्थितियां समाज में है तो उन परिस्थितियों को हटाने के लिए, उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हमें एक रास्ता दिखाता है। अब देखिए, हम खुद को खुद से बचा सकें, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ सीधा सा है कि आवेश में आकर, भाव में आकर, गुस्से में आकर हम कोई ऐसे फैसले ना लें जो कि गलत है, जो आगे जाकर हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। ऐसे फैसले लेने से हमें संविधान रोकता है और इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए कुछ बड़े ऊंचे सिद्धांत तय कर दिए हैं
उन सिद्धांतों में पूरे देश की आस्था है और उन सिद्धांतों से हम कभी भी विचलित या कभी भी उन सिद्धांतों से हम भटक न जाएं, उसके लिए उन्होंने हमारे संविधान में प्रावधान किए हैं और उन प्रावधानों को बदला नहीं जा सकता। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। शबनम नाम की बच्ची थी, उसकी परीक्षा थी और उसको परीक्षा की तैयारी करनी थी, लेकिन उसके माता पिता ने टेलीविज़न चलाया हुआ था और शबनम का जो मन है वो विचलित हो रहा था। वो बच्ची इस कश्मकश में थी कि वो पढ़ाई करे या अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखे टीवी पर, परंतु अंत में उसके माता पिता उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए टीवी बंद कर देते हैं और बच्ची अपनी तैयारी करती है और उसके अंक अच्छे आते हैं। अब इस कहानी को यहाँ बताने का अर्थ यह है कि हमारे संविधान में इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं या किए गए हैं कि हम भारत की जनता या भारत के नेता भाव में आवेश में आकर कोई ऐसे कदम ना उठा लें जिनसे जो हमारे बड़े उद्देश्य है उनकी अवहेलना हो जाए, और ऐसे कदम हम कभी नहीं उठाएं। इस प्रकार के या उठाने से रोकने के लिए हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि भावनाओं में आकर हम कोई कार्य ना करें। अब देखिए, भावनाओं में आकर कई बार हम लोकतंत्र से परेशान हो जाते हैं और ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि देश में तानाशाही होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति का शासन होना चाहिए, देश की बागडोर फौज को संभाल लेनी चाहिए, या भारत में या हमारे देश में फौज का शासन होना चाहिए। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की भाषा हम भावनाओं में बहकर बोलते हैं या ऐसे भाव हमें आवेश में आकर कई बार हमारे मन में आ जाते हैं। इस तरह की बातों से, इस तरह के गलत निर्णयों से हमें कौन रोकता है? हमें वह प्रावधान रोकते हैं जो संविधान में किए गए हैं। ऐसे निर्णय लेने से लोगों को कौन रोकता है? हमारा संविधान रोकता है, संविधान के प्रावधान रोकते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि भावना में आकर कोई भी कदम नहीं उठाए। तो अभी इन सब बातों पर जिन पर हमने चर्चा करी, इन सब कारणों से हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हमारे जो फोरफादर्स थे या जो हमसे पहले की पीढ़ी थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी शहादतें दी या स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने हमारे देश के लिए ये उद्देश्य, ये बड़े उद्देश्य रखे हैं और इन उद्देश्यों में उनकी भी आस्था थी और भारत के लोगों की आज भी आस्था है। और इन उद्देश्यों को प्राप्ति के रास्ते पर भारत का संविधान हमें दिशा दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है और इन उद्देश्यों से हमें भटकने से रोकता है। हमारा संविधान इस प्रकार के प्रावधान हमें दिखाता है या हमारे संविधान में इस प्रकार के प्रावधान है। उन प्रावधानों से ही हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। अब हम हमारे पड़ोसी देश नेपाल पर चर्चा करते हैं। नेपाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी और कैसे वह शासन व्यवस्था बदली गई, किन कारणों से, उस पर बात
करते हैं। हमारे उत्तर में नेपाल नाम का पड़ोसी देश है। अब नेपाल में आज के समय जो शासन पद्धति है वह लोकतांत्रिक सरकार है। इससे पूर्व वहाँ पर राजा का शासन था और सरकार के या देश के सभी प्रकार के जो फैसले लिए जाते थे वो राजा द्वारा लिए जाते थे। नेपाल के राजा का नाम उस समय वीरेंद्र वीर विक्रम शाह था। वीरेंद्र वीर विक्रम शाह एक बहुत ही अच्छे राजा माने गए। अचानक एक रात को पूरे राज परिवार की हत्या हो जाती है और सिर्फ राजा के भाई और उनका परिवार जो कि देश से बाहर थे या उस जगह नहीं थे जहां पर हत्याकांड हुआ, वो लोग बच जाते हैं। आगे जाकर राजा के भाई श्री ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल के राजा के रूप में नियुक्त किया जाता है। सन 1990 में नेपाल में लोकतंत्र स्थापना के लिए लोग अपना संघर्ष शुरू करते हैं। लोकतंत्र स्थापना के लिए जो संघर्ष शुरू होता है उसमें माओवादी जो लोग माओ की जो विचारधारा है उसको मानने वालों ने सशस्त्र संघर्ष किया, बंदूक से संघर्ष किया, हजारों लोग मारे गए और नेपाल की स्थिति गृह युद्ध जैसी हो गई। और इसके साथ साथ वहाँ की जनता भी सड़कों पर आ गई। जनता की यह मांग थी कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो। तो वहाँ के राजा ने सन 1990 में लोकतंत्र स्थापित कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही लगभग 12 सालों के बाद सन 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने सरकारी ताकतें अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया और उस समय माओवादियों द्वारा प्रायोजित हिंसा बहुत अधिक हो रही थी। फरवरी 2005 में राजा ने सरकार की पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। नवंबर 2005 में जब राजनीतिक दलों ने और माओवादियों ने इसका विरोध किया तो राजा ने उनके साथ एक समझौता किया। इस समझौते को 12 सूत्रीय समझौता कहा जाता है और ये 7 पक्षों के साथ हुआ था। और सन 2006 की अप्रैल मास में राजा ने जो पहले संसद को बर्खास्त किया था, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संसद को बर्खास्त किया था, इसको फिर से बहाल कर दिया। ये तीसरी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी या लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संसद थी। और इस जन आंदोलन का नेपाल में यह नतीजा निकला कि सन 2008 में राजा की सारी शक्तियां समाप्त कर दी गई और नेपाल से राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और पूर्ण लोकतांत्रिक सरकार बनी। अब नेपाल के लोगों ने नए संविधान को मान्यता दी तथा पुराने संविधान को हटा दिया। उन्होंने नए संविधान क्यों बनाया? क्योंकि नेपाल के लोगों को जिन आदर्शों पर नेपाल को आगे बढ़ाना था वह आदर्श पुराने संविधान में नहीं थे। जिस रास्ते पर नेपाल के लोग नेपाल को आगे प्रगति के पथ पर चलाना चाहते थे या जिस रास्ते पर नेपाल के लोग आगे बढ़ना चाहते थे वह पुराने संविधान में उसके प्रावधान
नहीं थे, तभी उन्होंने नया संविधान बनाने का विचार रखा जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य हों और जो लोकतंत्र के जो सिद्धांत है उन पर देश को आगे बढ़ाए। सन 2015 में नेपाल के लोगों ने नया संविधान अपनाया और देश की बागडोर वहाँ चुने हुए प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के हाथ में सौंप दी गई और राजा की सभी प्रकार की शक्तियाँ समाप्त कर दी गई और देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया। क्या यह फैसला नेपाल के लोगों का सही फैसला था या यह गलत फैसला था, यह तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन आज फिर से नेपाल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वहाँ के लोग फिर से राजतंत्र की स्थापना या राजा के राज को वापस लाने के लिए धरने, प्रदर्शन, जुलूस निकाल रहे हैं। तो कुछ वर्षों में या भविष्य में हमें पता चल जाएगा कि नेपाल के लोग वास्तव में किस प्रकार की सरकार चाहते हैं या कौन से रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भारत के संविधान के इतिहास के बारे में। सन 1934 में भारत के लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पहली बार अंग्रेज़ों से संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाने की मांग की और दिसंबर 1946 में अंग्रेज़ों ने कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत में संविधान सभा बनाने की मांग को हरी झंडी दे दी या उस मांग को पूरा कर दिया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच भारत की जो संविधान सभा है इसने कई बैठकें की, कई चर्चाएं की और इन सब संविधान सभा के 300 लोगों ने बातचीत करके एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। बाद में इस संविधान सभा में 299 लोग रह गए थे। तो भारत के संविधान को बनाने वाली, इसके ऊपर चर्चा करने वाली जो संस्था थी उसका नाम था संविधान सभा और यह एक निर्वाचित सभा थी। भारत का जो संविधान बना है, इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा और जो संविधान सभा थी लगभग 300 या बाद में 299 लोगों की संविधान सभा। इस संपूर्ण संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान सभा के भीतर अंदर संविधान बनाने के अलग अलग कार्यों से संबंधित 22 कमेटियां बनाई गई और इन कमेटियों का अलग अलग काम था। इन समितियों का अलग अलग कार्य था। कार्य को बांटने के लिए इन समितियों को बनाया गया था। इन 22 समितियों में से या इन 22 कमेटियों में से एक कमेटी संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी थी और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के संविधान निर्माताओं या संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी, उन संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था। वह हमेशा
यह सोचते रहते थे कि स्वतंत्र भारत जो अंग्रेजों की गुलामी के बाद आज़ाद हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, वह कैसा होना चाहिए। हमारे नेताओं ने उस समय यह सोचा कि जिस प्रकार के नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए वह भारतीयों के लिए बाध्य थे और भारतीयों की कोई राय उसमें नहीं थी। भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक या भारतीयों का अंग्रेज उन कानूनों के द्वारा शोषण करते थे। तो संविधान निर्माताओं की हमेशा यही सोच रहती थी कि भारतीयों के लिए कानून कौन बनाए, भारतीय ही बनाए। और जिस प्रकार अंग्रेजों ने अत्याचारी कानून लागू किए उस प्रकार के अत्याचारी कानून भारत में नहीं होने चाहिए। भारत के संविधान निर्माताओं की हमेशा यही सोच रही कि आज़ादी के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, अर्थात सारी ताकत जो है वो लोगों के हाथ में होगी। लोग ही सरकार चुनेंगे और लोग ही चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनाव में जिताकर या उनको हराकर सरकार को बदल सकते हैं। संविधान निर्माताओं की ऐसी भी कल्पना थी कि भारत में सभी लोग समान माने जाएं, कोई ऊंच नीच किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वो पुरुष और महिला के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो या फिर जात पात के आधार पर हो, यह भेदभाव भारत के स्वतंत्रता के बाद या भारत में स्वतंत्रता के बाद इन भेदभावों का कोई स्थान नहीं रहेगा। इनको कानून द्वारा समाप्त किया जाएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय लोगों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। भारतीय लोगों की सरकार में कोई भी पूछ नहीं थी, ना ही उनकी कोई हिस्सेदारी थी। इससे सबक लेते हुए, इससे सीख लेते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने यह रास्ता अपनाया कि सरकार में लोगों की पूर्णतः भागीदारी होगी, लोगों की हिस्सेदारी होगी। यह हिस्सेदारी कैसे होगी? सरकार चलाने वाले व्यक्ति लोगों में से ही होंगे और लोग ही उनको चुनकर भेजेंगे। और इससे यह अभिप्राय है कि भारत में सभी लोगों को चुनाव लड़ने तथा सरकार चुनने की आज़ादी होगी और भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में सामने आएगा और लोकतांत्रिक रास्ते पर ही भारत चलेगा। भारत का विकास भी लोकतांत्रिक रास्ते पर ही चलकर होगा। आइए अब हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और उन चुनौतियों पर चर्चा करते हैं जो चुनौतियां उस समय हमारी संविधान निर्माण सभा के सामने थी या उन लोगों के सामने थी जो संविधान निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। सबसे पहली चुनौती जो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने आई या हमारी संविधान निर्माण सभा के सामने आई, वह थी धर्म के आधार पर भारत देश का बंटवारा हो जाना। और इसी आधार पर हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर संविधान निर्माण सभा का भी बंटवारा हो गया और भारत की संविधान निर्माण सभा में 300 लोग रहे और उसके बाद इसमें 299 लोग रहे। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक और जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी भारत की विभिन्नताएं। भारत एक भाषा के आधार पर, समुदायों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर तथा
नस्लों के आधार पर विभिन्नताओं भरा देश है और हमारे संविधान निर्माताओं को ऐसा रास्ता निकालना था या भारत के विकास के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा रास्ता निकालना था जो सारे धर्मों को, सारे भाषाई समूहों को, सारे सांस्कृतिक समूहों को, सारे अलग अलग नस्लों के समूहों को एकता में पिरो दे। और इसका जो उन्होंने समाधान निकाला, इस विविधता में उन्होंने एकता का समाधान निकाला और सभी प्रकार के अलग अलग समूहों को बराबरी का दर्जा दिया, बराबरी का अधिकार दिया। भारत का धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था। मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों ने अपना अलग से देश पाकिस्तान बना लिया था और यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर भी भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत में सभी प्रकार के धार्मिक अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिए और मुसलमानों के लिए भी भारत में रहने का मार्ग खोल दिया और उनको बराबर के अधिकार दिए गए। हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या थी, वह थी उस समय बहुत सारी रियासतों का होना, लगभग 500 से अधिक रियासतों का होना, और इन सभी रियासतों को अंग्रेज यह छूट देकर गए थे कि वे या तो भारत के साथ जा सकते हैं या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या फिर वह सभी स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इस समस्या का जो समाधान किया वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इन सभी रियासतों को एक एक करके उन्होंने भारत नाम की माला में पिरोया। उस समय भारत के लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी। दोनों क्षेत्रों में बहुत काम करने की आवश्यकता थी। उस समय भारत में अनाज की बड़ी भारी कमी थी और बार बार सूखे पड़ते थे तथा भारत के जो सामाजिक संरचना थी उसमें बहुत भेदभाव होता था। जाति के आधार पर लोग आपस में बहुत भेदभाव करते थे। इन दोनों समस्याओं को हटाने के लिए, इन दोनों समस्याओं को समाप्त करने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत प्रयास किए और उन्होंने हमारे संविधान में ऐसे उपाय बनाए या ऐसे उपाय डाले जिससे कि ये दोनों समस्याएं भारत में से समाप्त हो जाए, स्वतंत्र भारत में ये समस्याएं ना रहे। तो ये कुछ समस्याएं थी या ये कुछ चुनौतियां थी जो हमारे संविधान निर्माण सभा के सामने थी। अब हम चर्चा करेंगे जो हमारा संविधान बना है वह किन आदर्शों की प्राप्ति के लिए बनाया गया और उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए। जो सबसे पहला सुधार होना चाहिए वह था सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार। और भारत में चाहे जितनी मर्जी विविधता हो, चाहे वह अलग अलग सांस्कृतिक विविधता हो, चाहे वह धर्म की विविधता हो, चाहे वह अलग अलग नस्लों की विविधता हो, इन सब में भारत कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भारत के लोग
एक होने चाहिए। भारत में जो सरकार होगी वह जनता द्वारा चुनी हुई होगी और इस चुनी हुई सरकार में जनता का प्रतिनिधित्व होगा। सरकार चुनने में जो सबसे बड़ी भूमिका होगी वह जनता की होगी। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का होगा या वयस्क होगा उसको वोट देकर सरकार को चुनने का अधिकार होगा और 5 साल बाद फिर वह अपने वोट का पुनः इस्तेमाल करके उस सरकार को चाहे तो बदल सकता है, उस प्रतिनिधि को चाहे तो बदल सकता है या फिर उसी को दोबारा जिता सकता है। तो जनता की भारत में यह भूमिका रहेगी। ये एक आदर्श था जो हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत के लिए चुना। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक और आदर्श की परिकल्पना की और भारत के लोगों को मौलिक अधिकार दिए। ये मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में सरकार छीन नहीं सकती और सरकार पर ये बाध्यता रखी गई, सरकार को बाध्य किया गया कि इन 6 मौलिक अधिकारों को लोगों को वह दे। पूर्व में हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें 7 मौलिक अधिकार दिए तथा बाद में संविधान में संशोधन करके एक मौलिक अधिकार जो कि प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही भारत के संविधान में हर नागरिक के लिए 11 कर्तव्य जोड़े गए। कर्तव्यों का तात्पर्य यह है कि भारत के हर नागरिक को इन 11 बातों को देश के प्रति, भारत के प्रति मानना है और इनको निभाना है। हर व्यक्ति के भारत के प्रति ये कर्तव्य माने गए। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे संविधान के मूल तत्वों पर, जो मूल सिद्धांत है हमारे संविधान के, उन पर चर्चा करते हैं। जो भारत के संविधान का पहला मूल तत्व है वह है संघवाद। इसका अर्थ है भारत एक राज्यों का संघ है। भारत में 3 प्रकार की सरकारें होंगी, एक केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर और तीसरी पंचायत के स्तर पर। लोगों की भागीदारी तीनों सरकारों में होगी और इन तीनों स्तरों पर जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जिन पर कानून सिर्फ राज्य सरकार ही बना सकती है और कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर कि दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। इस शक्तियों के बंटवारे को हमारे भारतीय संघ में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है और कोई भी सरकार एक दूसरे की शक्तियों पर अतिक्रमण या कब्जा नहीं कर सकती। भारतीय संघवाद की खासियत यह है कि राज्य सिर्फ केंद्र का प्रतिनिधि नहीं है, राज्य के पास अपनी स्वयं की स्वायत्तता है और
कई मामलों पर वह अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जहां पर साफ साफ बताया गया है कि राज्य सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और राज्य अपनी योजनाओं तथा अपने लोगों के विकास के लिए पैसा किस तरह से इकट्ठा कर सकता है। पैसों के लिए सिर्फ उसको केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। भारतीय संविधान का जो दूसरा सबसे मुख्य तत्व है वह है संसदीय शासन पद्धति। इसका अर्थ यह है कि जो भारत देश में सरकार होगी या शासन होगा वह शासन संसद का होगा और संसद चुने हुए प्रतिनिधियों से बनेगी। भारत में जो संसद है उसके 3 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। भारत में किसी भी प्रकार का कानून जब तक मान्य नहीं है जब तक कि उसे संसद की मंजूरी मिले, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से वह मंजूरी मिला हुआ होना चाहिए। राज्य के स्तर पर भी चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार चलाएंगे और राज्य विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल इसके प्रमुख अंग है। राज्य में भी अगर कोई कानून बनाना है या किसी भी बिल को पारित करना है तो कुछ राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल इसको मान्यता देते हैं और कुछ राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान भी है और कई मामलों में राज्यों को केंद्र सरकार से भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो अब हम यह कह सकते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों से संसद बनती है और संसद में से ही सरकार बनती है और सरकार पूरी तरह संसद को जवाबदेह है। भारतीय संविधान का जो तीसरा मुख्य तत्व है वह है शक्तियों का बंटवारा। हमारे संविधान के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। सभी का अपना अपना क्षेत्र है। विधायिका नियम बनाती है और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है। ये सभी प्रकार के कानूनों को बनाती है। भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका सर्वोपरि है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करती है और उनकी पालना करवाती है। न्यायपालिका का कार्य विवादों को निपटाना और न्याय व्यवस्था को संचालित करना है। राज्यों के बीच में या राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच में जो विवाद होते हैं या कभी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका निपटारा भी न्यायपालिका करती है। भारतीय न्यायपालिका के पास बनाए हुए कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने का भी अधिकार है। उनके पास यह ताकत भी है कि वह बता सके कि कोई भी कानून जो बनाया गया है वह भारत के संविधान की मूल आत्मा या भारत के संविधान के आदर्शों के अनुसार है या नहीं है। उन आदर्शों के अनुसार कोई कानून है या नहीं है इस पर भी
निर्णय न्यायपालिका ले सकती है। भारतीय न्यायपालिका एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र संस्था है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग रूप से बताई गई है। तीनों संस्थाएं शक्तियों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखती है कि कोई भी संस्था अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। तीनों संस्थाएं एक दूसरे की शक्तियों पर अंकुश रखती है और यही हमारे संविधान तथा इन संस्थाओं की खूबी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान के अगले तत्व जो कि मौलिक अधिकार है उन पर चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की सत्ता के मानने एवं निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इन अधिकारों से हमारा संविधान नागरिकों को यह स्वतंत्रता देता है कि सरकार उनके ये जो अधिकार है इनको कभी भी समाप्त नहीं कर सकती और सरकार नागरिकों को यह अधिकार देने के लिए बाध्य है। हमारे देश में संविधान के अनुसार 6 मौलिक अधिकार है। नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। पहले ये 7 थे तथा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया है। तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार जो कि समानता का अधिकार है। भारत का कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या किसी भी स्थान का रहने वाला हो उसको समान माना जाता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करते हैं। भारतवर्ष में पूर्णतः लोग स्वतंत्र है। भारत के नागरिक चाहे वह धार्मिक रूप से हो चाहे वह अभिव्यक्ति की रूप से हो, नागरिकों को पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त है। परंतु इस स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम लिखने में, बोलने में कुछ ऐसी बातें बोल जाएं जो दूसरे लोगों के लिए परेशानी खड़ी करे। हमारे संविधान में हमें शोषण के विरुद्ध, शोषण के खिलाफ अधिकार दिए हैं। किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं कर सकता, चाहे वह बाल मजदूरी हो या फिर किसी से बेगार करवाना। बेगार का अर्थ होता है बिना पैसे दिए कार्य करवाना, या फिर देह व्यापार जैसी समस्या हो। इसमें मनुष्यों की खरीद फरोख्त की जाती है, इंसानों की खरीद फरोख्त की जाती है और बहुत ही निंदनीय कार्य होता है। भारत में हर एक धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म के रीति रिवाजों की, पूजा पद्धति की, अपने आस्था के अनुसार अपने भगवान की, अपने ईश्वर की अपने ढंग से, अपने धर्म के तरीके से पूजा पाठ या इबादत करने की स्वतंत्रता दी गई है। सभी धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और लोगों को अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म को परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दी गई है। वह अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जो भी पूजा पद्धति को अपनाना चाहे अपना सकते हैं।
जैसा कि आपको पता है, भारत में कई प्रकार की संस्कृतियां हैं और लोग विभिन्न प्रकार के त्योहार, वेशभूषा, खान पान, इन सब में विविधता पाई जाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखकर भारत में लोगों को अपनी संस्कृति को अपने हिसाब से मानने तथा उसको पालन करने का अधिकार दिया गया है। लोग अपने हिसाब से या अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा पद्धति या अपनी जो शिक्षा है वह ग्रहण कर सकते हैं। अपने बच्चों को उस हिसाब से शिक्षा दे सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता का प्रावधान भी हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किया गया है। हमारे संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार भी दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके अधिकार उसको प्राप्त नहीं हो रहे हैं या उसके अधिकारों की अवहेलना की जा रही है, तो वह संविधान का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अर्थात वो न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उसको सहायता मिलेगी। सरकार का यह दायित्व होगा कि उस व्यक्ति के अधिकारों का बचाव तथा उस व्यक्ति को जिन अधिकारों से वंचित रखा गया है वह सुनिश्चित करे कि वह सारे अधिकार उस व्यक्ति को मिले। आइए अब हम हमारे संविधान के एक और महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करते हैं और वह हिस्सा है नीति निर्देशक तत्व। इनका उद्देश्य सरकार की नीतियों को दिशा देना है, पर ये सरकार पर बाध्य नहीं होते हैं, अर्थात सरकार इन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं होती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सरकार को नीतियां बनानी है और कार्य करना है। नीतियों को बनाते समय सरकार द्वारा जनता के आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास करने को यह कहते हैं। यह जो उद्देश्य है, यह जो तत्व है, ये सरकार की जो कार्य करने की दिशा है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको एक दिशा देते हैं। ये मात्र राज्य के लिए ऐसे निर्देश है कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो हमारे नागरिकों के लिए लाभदायक हो। इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन कार्यपालिका की नीतियां तथा विधायिका के विधियों से हो सकता है। हमारे संविधान का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है धर्मनिरपेक्षता। संविधान बनाते समय तथा भारत की आज़ादी के समय भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश की मांग रखकर पाकिस्तान नाम का देश बना लिया, परंतु फिर भी भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसे संविधान बनाने के आदर्शों पर कार्य किया जिसमें सभी धर्म के लोगों को एक समान माना गया। उन्होंने हमारे देश के लिए वह रास्ता चुना जिस रास्ते पर ना कोई धर्म बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। भारतीय राज्य का या भारतीय गणराज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं होगा। राज्य की संपत्ति भी किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी और सारे धर्मों को बराबर माना
जाएगा। किसी विशेष धर्म को राज्य आर्थिक सहायता किसी भी प्रकार से नहीं करेगा तथा हमारे देश में किसी भी धर्म के लोगों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। देश में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति भी है तथा अहस्तक्षेप की नीति भी है। धार्मिक मामलों में सामान्यतः भारत की सरकार धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करती है, परंतु यदि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की कुरीतियों का पालन किया जाता है तो भारतीय गणराज्य भारत का संविधान उन मामलों में किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगर इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी शंका है या कोई भी समस्या है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या या शंका का मैं निवारण करूं। धन्यवाद। For more educational videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.